हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और यार देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का। दो लेक्चर तो हो गया हम लोग का। आज कौन सा लेक्चर चलेगा? लेक्चर नंबर 3 चलेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे। ठीक है। और देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, जिसने भी लेक्चर नंबर 1, मान लो 1 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने भी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो कृपा करे थोड़ा सा अपने ऊपर कष्ट करे और जाकर क्या करे, लेक्चर नंबर 2 पढ़ ले। ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? राउल्ट्स लॉ। बेसिकली देखो, मेन हमारे लिए राउल्ट्स लॉ ही है। ठीक है। होने को तो बहुत कुछ मेन है कि नहीं, बट ज्यादा मेन हमारे लिए क्या है? राउल्ट्स लॉ। ठीक है। तो हम लोग वो यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखो, अब इस राउल्ट्स लॉ में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत जरूरी भी है। इसी में एक टर्म हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि हमें कहाँ पढ़ना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको पढ़ेंगे। ठीक है। इस पे जैसे भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं अच्छे अच्छे, वो सब न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आते हैं, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इवापोरेशन। क्योंकि हमारे पास देखो दो टर्म होता है, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। इवापोरेशन का मतलब होता क्या? इवापोरेशन का मतलब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर लिक्विड अपने वेपर के फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में चला जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है। और वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या बॉइलिंग टेम्परेचर। अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तुम्हारा वेपर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे वेपराइजेशन बोलेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट से पहले कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। जैसे देखो, अगर हम क्या करते हैं, फर्श पे अगर वाटर गिरा दिया जाए, पानी गिरा दिया जाए, तो कुछ समय बाद अपने आप क्या होता है? गायब हो जाता है। तो गायब होने का मतलब क्या हुआ? वहां पे गायब होने का मतलब बच्चा ये हुआ कि वो वाटर क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। क्या हो गया? इवापोरेट। ठीक है। तो हम लोग यहीं पे क्या पढ़ेंगे? इवापोरेशन इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में हम लोग इवापोरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, इसमें होता क्या है, अब जैसे मान लो, देखो जैसे मान लेते हैं ये है हमारा, अब इसमें वाटर है, क्या है? वाटर है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। क्लोज कंटेनर में इवापोरेशन जो होगा, देखो दो तरीके से होगा। अच्छा, इवापोरेशन नहीं, चलो इसको हटा दें। वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग किसमें? वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो जब क्लोज कंटेनर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे दो चीजें होंगी। ठीक है। क्या होगा? दो चीजें। इन क्लोज कंटेनर, इन क्लोज कंटेनर टू प्रोसेस अकर। दो प्रोसेस होगा। पहला क्या होगा बच्चा? पहला होगा इवापोरेशन, और दूसरा क्या होगा बच्चा? कंडेंसेशन। एक क्या होगा? इवापोरेशन होगा, और एक क्या होगा? कंडेंसेशन। अब देखो कैसे समझो। मान लो ये क्लोज कंटेनर है बिल्कुल ना। अब ये बताओ, जैसे ओपन कंटेनर होता तो क्या होता? वाटर इवापोरेट होकर बाहर निकल जाता। अब यहाँ पे इवापोरेट तो होकर बाहर निकलेगा नहीं, तो वाटर यहां से क्या होगा? धीरे धीरे इवापोरेट होगा।
होगा ना, इवापोरेट होगा। फिर क्लोज कंटेनर होने की वजह से यहां से क्या होगा, स्केप कर नहीं पाएगा, तो वापस क्या होगा, यहां से लड़ के वो वाटर जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वेपर फॉर्म में चले गए, वो वापस किधर की तरफ आएंगे, वाटर सरफेस की तरफ आएंगे। तो कुछ जो बाउंस बैक वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो गैसेस फॉर्म में है या जो वेपर फॉर्म में है, वो जैसे ही सरफेस के पास आएंगे, वो सरफेस में क्या होंगे, वहां पे इंट्रैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंट्रैप। जो इंट्रैप नहीं हुआ वो ठीक है, वो वेपर के फॉर्म में रहेगा। जो इंट्रैप हो जाएगा वो क्या हो, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि कंडेंसेशन के बाद वो लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चा, कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन इज कांस्टेंट बट रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस विथ टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो इस लाइन का मतलब कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन जो इवापोरेशन का स्पीड होगा वो नहीं बढ़ने वाला। जो स्पीड है उसी स्पीड से देखो होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा इवापोरेशन का, कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे फिर तेज होने लगे, नहीं। रेट ऑफ इवापोरेशन फिक्स है, टाइम चाहे जितना भी बढ़े लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होने वाला। लेकिन कंडेंसेशन का देखो स्पीड चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, कि जितना ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे, उतना ज्यादा कोलिजन होगा, तो उतना ज्यादा ये गैसेस मॉलिक्यूल किधर की तरफ आएंगे, वाटर सरफेस की तरफ आएंगे, उतना ज्यादा उसमें एंट्रैप होंगे, तो उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा। तो समय के साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम इस पे ग्राफ की बात करें, एक इसकी बात करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ बनता है, यहां पे हो गया टाइम और यहां पे हो गया रेट। ठीक है, तो वो ग्राफ समझो, ये मान लो ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया रेट ऑफ इवापोरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन को। ठीक है, अब देखो कंडेंसेशन तो तुरंत होने नहीं लगेगा, वो तो धीरे धीरे होगा, कंडेंसेशन धीरे धीरे होगा। तो देखो धीरे धीरे इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। देखो इस पॉइंट के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, इस पॉइंट के बाद दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के समय तो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना इस वेपर की वजह से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। मिनट यार, क्या हो गया, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि द प्रेशर, याद रखना ये पॉइंट कहां हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात क्या कर रहा था बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हमारे पास कि द प्रेशर, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर at equilibrium is called saturated vapor pressure। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो उस समय जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर हो गया।
तो ये तो वेपर प्रेशर हमने कहाँ पढ़ा, क्लोज कंटेनर में पढ़ा, जिसमें कुछ बेसिक चीजें थी हमारे पास, ठीक है, कि अगर क्लोज कंटेनर में अगर प्रोसेस होगा वाटर का तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या होगा, एक इवापोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पता तो है ही हम लोग को। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, दूसरा क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। देखो प्रेशर के टर्म में हमें पढ़ना ही है बेसिकली, ठीक है, बट ये भी दोनों बात करते हैं। तो पहला क्या, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो यहां पे हमें क्या पढ़ना है, वही सेम, लाइक ऑलवेज डिजॉल्व इन लाइक, मतलब वही यार, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, है कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का देखो इफेक्ट पड़ता है। अब टेम्परेचर है तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मतलब लिक्विड वेपर के फॉर्म में जाएगा, तो लिक्विड वेपर के फॉर्म में जाएगा तो एक टर्म हमारे पास आता है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, हम इसकी बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर become equal to atmospheric प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को, मतलब वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसी वजह से देखो बहुत बढ़िया मस्त चीज मिलता है हम लोग को यहाँ पे, क्या मिलता है, मस्त। जैसे हम लोग का होता है ना प्लान, लड़कों का खास करके, कि पहाड़ पे जाके खाना बना के खाने का इच्छा, पहाड़ पे चलेंगे, हम चले पहाड़ में, क्या कहते हैं, हम चले पहाड़ में बना के खाएंगे वहां पे मैगी, है ना। बहुत लोगों का सपना, आजकल के लड़कों का तो यही सपना है कि नहीं, बाइक उठाओ, लद्दाख निकलो, पहाड़ों पे निकलो, मजा लिया जाए, है कि नहीं। अरे सही कर रहा हूं ना। देखो ऐसे भी यार जीवन में घूमना भी चाहिए, क्योंकि देखो जितना ज्यादा घूमोगे उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सप्लोर करोगे चीजों को, उतना तुम्हारा क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा। जैसे अब वो क्या है ना, कि अगर दीवार में, मतलब चार दीवारी में पैक रहोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अपने आप को जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग बनाओगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब एक्सप्लोरिंग का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई सढ़ाई छोड़ के बस घूमते रहो, नहीं, वो मतलब नहीं कर रहा हूँ मैं, कि पढ़ाई के साथ घूमना भी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता, थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए, माइंड फ्रेश भी होता है, ठीक है। चीज़ें को तुम और भी अच्छे से जानते हो, बहुत कुछ नई नई चीज़ें भी जानोगे, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ घूमने का तो मजा ही अलग है, परम सुख होता है ना, वो मिलता है कि नहीं। दोस्तों के साथ घूमने में क्या होता है, परम सुख जो होता है वो मिलता है, तो वो भी सुख अपना कम से कम ले लो, ठीक है। चलो आ जाए यहाँ पे। तो अब जो मैं पहाड़ में चले वाली बात कर रहा था, कि याद रखना कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और बॉइलिंग, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि जैसे कि पहाड़ों पे जो खाना बनाते हैं उसको कुकिंग टाइम जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू सरफेस पे। अगर हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही खाना और वही मैगी अगर हम जाके पहाड़ों पे बनाएंगे, बहुत ऊंचाई पे बनाएंगे, तो वहाँ पे ज्यादा समय लगता है। क्यों?
क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिसपे क्या होता है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, जो कुकिंग टाइम है, कुकिंग टाइम वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज। लेकिन वही चीज कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटा तो कुकिंग टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझो, अब जैसे मान लो कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री कहते हैं, हाँ यहाँ पे वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे वाटर को बॉयल करें तो कितने पे हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से बॉयल हो जाएगा। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो ये बताओ वहां पे प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होने लगेगा ना। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा ना। तो मान लो कि अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो रहा है तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होगा, प्रेशर बहुत कम होने की वजह से मान के चलते कि ठीक है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। हाई पहाड़ों पे क्या हो, मान के चलते हैं कि वहां पे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं, मान लो ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये अर्थ सरफेस जहां पे जो वाटर है, ठीक है, इसमें जो रखा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अब हम चले गए ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, यहाँ पे वाटर मान लो तुम्हारा बॉयल हुआ 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये बताओ कोई भी चीज किस में जल्दी पकेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे। जाहिर सी बात है 100 वाले पे, 95 वाले में तो ज्यादा समय लगेगा ना, है कि नहीं, पकेगा। लेकिन क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसको ज्यादा हीट मिलेगा तो जल्दी पकेगा। 95 का मतलब आपको हीट कम मिलेगा, हीट कम मिलेगा तो समय ज्यादा लगेगा। वही बोला गया है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब कुकिंग टाइम, जो खाना बनाने का समय है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेपर प्रेशर के। टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, देखो यही दिख रहा है ना, है कि नहीं। तो ये चीज आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउल्स लॉ है। क्या है, राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ हम लोग दो केस में पढ़ते हैं, लेकिन बात करते पहले राउल्स लॉ होता क्या है। राउल्स लॉ का मतलब होता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कंपोनेंट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ बोलते हैं। एक मिनट, इसका क्या आ जा रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड की तो बात हो रही है ना, तो क्या बोल सकते हैं, राउल्स लॉ बोल सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये है एक कंटेनर, ये हो गया। एक और हम लोग दो कंपोनेंट लेके चलते हैं। तो अब ये बताओ
इस सॉल्यूशन में जिसका जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर, मतलब वो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसका जितना ज्यादा अमाउंट उसका उतना ज्यादा वेपर, और जिसका जितना ज्यादा वेपर उसका प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो मान लो ये जो है, मतलब ये हम लोग किसके बात करते हैं, मान लेते ये है कंपोनेंट ए या लिक्विड ए, और व्हाइट वाला जो है हम लोग उसको क्या मान लेंगे, ये जो है व्हाइट, ये है लिक्विड बी। हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट या फिर हम क्या बात करते हैं, लिक्विड। एक लिक्विड हमारे पास क्या है, ए है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और एक लिक्विड हमारे पास क्या है, बी है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। याद रखना ए हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं और बी किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी की वजह से, अब ये राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और एक पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वो लिक्विड जो इजीली वेपराइज हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक लिक्विड हमारे पास क्या है, ए है। अच्छा, लिक्विड ए का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ए होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ए। और मान लो एक लिक्विड है हमारे पास बी, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बी पार्शियल प्रेशर, ठीक है। लिक्विड ए किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग बच्चा, सॉल्वेंट के लिए, और लिक्विड बी किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या था राउल्स लॉ का, कि जो पार्शियल द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यही था ना। तो अब उसके बिहाफ पे चला जाए तो ये बताओ, मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो पार्शियल प्रेशर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। इसी तरह पार्शियल प्रेशर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पार्शियल प्रेशर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम पूरे सॉल्यूशन की अगर प्रेशर की बात किया जाए तो हम बात करते हैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम टोटल प्रेशर की बात करें तो ये बताओ, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट उन सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी की जगह पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब एक चीज तुम्हें पता है, क्या पता है, कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी भी लिख सकते हैं, चाहे तुम मोल फ्रैक्शन बी नहीं, मोल फ्रैक्शन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये
ए के टर्म में लिखना है तो ए के टर्म में लिख लो, बी के टर्म में लिखना है तो बी, या तो सीधे बस तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझो इसी में, देखो समझो, फिर उसके बाद हम उसकी भी बात करते हैं। ये बताओ अब देखो, अभी जो हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है वो लिक्विड में कितना फ्रैक्शन इसके लिए है, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है कि उस सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है लिक्विड का, वो चीज बता रहा है कंपोनेंट का। लेकिन ये बताओ यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी तो पूछ सकता है ना। अब जैसे पूछ दिया कि ठीक है बताओ ए का फ्रैक्शन ऑफ वेपर फ्रैक्शन कितना होगा, या कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल होगा, या फिर क्या पूछ दे कि बताओ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वेपर फेज में, मतलब एक जब गैस में कन्वर्ट हो गया है तब। ठीक है, तो इसी वजह से फॉर्मूला हमारा होगा, याद रखना हम लिख देते हैं पहले कि वाई ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है वेपर फेज में, और वाई बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये रिलेशन आएगा कैसे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो क्या है तुम्हारा, है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो मान लेते हैं कि हम लोग निकालते हैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, एक ये बन जाएगा। बी का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हम क्या करेंगे, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी, किस फेज में, वेपर फेज में भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो क्लियर हो गया इतना ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर इतना इतना एंड इतना Hg. An ideal solution is prepared at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol with 40 gram of methanol. Calculate total vapor pressure of solution. हमें total vapor pressure of solution निकालना है, तो सबसे पहले गिवन लिख लो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। अच्छा देखो किसी कंपोनेंट का जब वेपर प्रेशर दिया है इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना ये पी नॉट क्या है, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी नॉट क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल का कितना दिया हुआ है, इथेनॉल का मतलब पहले गिवन लिख लेंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ भी करेंगे। तो प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना दिया हुआ है, 44.5 mm Hg P नॉट। अच्छा उसके बाद P नॉट ऑफ मिथेनॉल CH4 कितना दिया हुआ है, 88.7 mm Hg।
ये गिवन दिया। उसके बाद बोला है एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट द सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल विथ 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। मतलब C2H5OH कितना ग्राम दिया हुआ है? 60 ग्राम। और CH4 कितना ग्राम दिया हुआ है? 40 ग्राम। ये इतनी चीजें गिवन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये बताओ, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? मोल निकाल लेते हैं। तो मोल, इथेनॉल का मोल निकालेंगे तो N ऑफ C2H5OH निकालेंगे। तो ये बताओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निकालते क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा फिर हम लोग को। यहाँ पे निकालते हैं पहले C2H5OH का मोलर मास। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा C2H5OH का मान लो 24 46 कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा इसका। और CH4 का कितना आ जाएगा? अच्छा मिथेनॉल है कि, अच्छा देखो मिथेनॉल है। अच्छा ध्यान समझो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब CH3OH दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। तो अब देखो तो CH3OH का कितना हो जाएगा? CH3OH का हो जाएगा तुम्हारा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। हाँ 32 हो जाएगा, ठीक है। ये मोलर मास है। क्या है? मोलर मास, ग्राम पर मोल। अब जिसको देखो नहीं निकालने आता वो मोल कॉन्सेप्ट जाके देख ले क्लास 11 का, ठीक है। उसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलर मास कैसे निकाला जाता है मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। अब जब हमें मोलर मास निकल गया तो अब हम मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ C2H5OH, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास पर मोलर मास। गिवन मास कितना है? 60, मोलर मास कितना है? 46। उतना ही ना होगा यार, एक बार और देख लेते हैं। 5 12 बार 2 24 24, हाँ ठीक है, ठीक ये हो जाएगा। और इस डिवाइड भी कर लेते हैं हम लोग। मैं मोबाइल से या डिवाइड करके वैल्यू लिखता हूँ, है कि नहीं। अब कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.3। इसी तरह हम लोग N ऑफ CH3OH का निकालेंगे। तो इसका मोलर मास 40 है, सॉरी गिवन मास, मोलर मास है 32। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा आपका 1.25। ये अभी देखो मोल आया हुआ है, ठीक है। हमें क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहता है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन C2H5OH, जिसका मोल चाहिए ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो OH का कितना है? 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 1.25 इक्वल टू, तो डिवाइड करके कर लेंगे हम लोग 1.3 डिवाइडेड बाई 2.55। तो X ऑफ C2H5OH कितना आ जाएगा? डिवाइड करते हैं 1.3 डिवाइडेड बाई 2.55, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.509, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया तुम्हारा। इसी तरह हम क्या करेंगे? CH3OH का निकाल लेंगे। CH3OH के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन A प्लस B इक्वल टू 1 होता है। तो क्या करेंगे? जिसका निकालना होगा 1 में से माइनस कर दे, तो हमें इसका पता चल ही गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.509, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.49, ठीक है। तो ये आ गया CH3OH का। इतना क्लियर हुआ? पहले देखो हमने गिवन लिखा, फिर जो मास दिया था वो भी लिख लिया,
फिर हमने मोलर मास निकाल लिया दोनों कंपोनेंट का, फिर मोल, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। अब हमें निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल प्रेशर निकालते हैं। अरे यार देखो नहीं, चलो कोई नहीं, एक ऐड कर लेते। देखो जगह कम हो गया तो हम लोगों ने ऐड कर लिया स्लाइड। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये ना, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, यही था ना। तो अब ये बताओ इथेनॉल का प्रेशर कितना है? 44.5। यहां पुट करते हैं 44.5 इंटू इथेनॉल का प्रेशर इतना हो गया, और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आया है? ये आया हुआ है 0.509 इंटू 0.509 प्लस पी नॉट बी कितना? पी नॉट बी का मतलब इथेनॉल कितना दिया? 88.7। तो 88.7 इंटू मोल फ्रैक्शन बी, देखो मतलब मोल फ्रैक्शन बी का मतलब ये इथेनॉल कितना दिया है? 0.49, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.49। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल प्रेशर। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 44.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.509, ये आ जाएगा 22.65 प्लस, मतलब उसको भी सॉल्व करते हैं, 88.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.49, तो यह आ जाएगा आपका 43.463। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? टोटल प्रेशर आपका आ जाएगा, ऐड कर देते हैं 22.65, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 66.113 आ जाएगा बच्चा। समझ में आया? देखो एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले पे था, बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं था। जो गिवन था हमने पहले गिवन लिखा, फिर मोल फ्रैक्शन चाहिए था, मोल फ्रैक्शन निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया? टोटल प्रेशर वाले फॉर्मूले पे पुट कर दिया ये फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 90 एंड 15 mmHg if A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6, then the mole fraction of B in the vapor phase is x into 10 की पावर -1। देखो तुम्हें दिया है P नॉट A कितना दिया हुआ है? 90। P नॉट B तुम्हें दिया हुआ है 15, जो गिवन पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोला है? इफ A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6। फिर बोला है कि A और B को हमने मिक्स किया, तो जिसमें मोल फ्रैक्शन A तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 0.6, तो मोल फ्रैक्शन B कितना हो जाएगा? 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा? 0.5। P नॉट B मोल फ्रैक्शन A मोल फ्रैक्शन B मिल गया हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमसे पूछा है कि B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वेपर फेज, मतलब YB क्या होगा, YB क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये टोटल प्रेशर इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन B, क्योंकि हमें क्या मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने के लिए टोटल प्रेशर तो चाहिए ना, तो इसलिए। तो टोटल प्रेशर के लिए देखो P नॉट A कितना है? 90 इंटू एक्स से कितना है? 0.6 प्लस P नॉट B कितना है? 15 इंटू एक्स भी कितना है? 0.5, ठीक है। तो ये हो गया 54 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो 54 61.5, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया बच्चा हमारा? टोटल प्रेशर आ गया 61.5। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। तो ये बताओ, तो जिस वेपर फेज का मतलब यही हो गया ना, ये देखो
है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें बी का निकालना है, तो प्रेशर जब हमें बी का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो जब फॉर्मूला हमें मिल गया तो हम पुट करते हैं। प्रेशर ऑफ बी कितना है 7 पॉइंट, देखो इसको जब सॉल्व किए हैं तो कितना है 7.5 आया है पार्शियल प्रेशर बी का, क्योंकि पी नॉट बी एक्स बी को ही क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बी बोलेंगे ना। देखो यहाँ पे यार देख लो भाई, तुम लोग परेशान मत हो, मैं सब बता रहा हूँ। देखो यही है ना, बहुत सही। चलो आगे आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बी कितना है 7.5 इक्वल टू ये मोल फ्रैक्शन बी, टोटल प्रेशर कितना है 61.5। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 61.5। डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। 7.5 डिवाइडेड बाई 61.5। तो मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में आएगा बच्चा वो आएगा 0.121। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.121। अगर x इंटू 10 की पावर -1 के टर्म में लिखा जाए तो क्या लिख देंगे इसको, तो वाई बी इक्वल टू हो जाएगा 1.21 इंटू 10 के पावर -1। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.21 होगा। क्या होगा, x की वैल्यू, तुम्हारे x की वैल्यू बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे x की, मैं यहाँ पे x की वैल्यू बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.21। क्लियर हो गया, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत सही, आगे आते हैं। उसके बाद देखो है हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म टू आइडियल सॉल्यूशन ए एंड बी एट 330 केल्विन। ठीक है, सॉल्यूशन ए जिसका टोटल प्रेशर पीए है कंटेन इक्वल मोल ऑफ टॉल्यूइन एंड बेंजीन। फिर बोला कि एक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन ए बनाया जिसमें बेंजीन और टॉल्यूइन के दोनों का इक्वल मोल है। फिर एक सॉल्यूशन बी हमने बनाया जिसमें दोनों का इक्वल मास है। तो पूछा है कि बताओ पार्शियल प्रेशर ए और बी का रेशियो क्या होगा जिसमें बेंजीन और टॉल्यूइन का प्रेशर दिया हुआ है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। एक बोला क्या है कि सॉल्यूशन ए के लिए मैं बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन ए के लिए बात कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन ए में मोल फ्रैक्शन बेंजीन C6H6 इक्वल है तो 1/2 ये भी होगा, और बेंजीन टॉल्यूइन C6H5CH3 इसका भी 1/2 हो जाएगा ए के बिहाफ पे। ठीक है, सॉल्यूशन बी के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन बी में बोला दोनों का मास बराबर है। तो मान लेते हैं कि दोनों का मास कितना होगा, मान लो C6H6 का मास 1 होगा, जितना इसका मास होगा उतना उसका भी होगा। C6H5CH3 भी कितना होगा 1 ग्राम, दोनों 1-1 ग्राम होंगे। क्या वही ना होगा भैया, बोला कि इक्वल मासेस है ना। देखो सॉल्यूशन बी में इक्वल मासेस ऑफ बोथ है कि नहीं, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन P0 C6H6 कितना दिया हुआ है 160, और टॉल्यूइन C6H5CH3 कितना दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि बताओ पीए और पीबी का रेशियो क्या आएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ए के लिए करेंगे तो ये बताओ पार्शियल प्रेशर ए इक्वल टू क्या होगा P0 ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस P0 बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, याद रखना बेंजीन को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और टॉल्यूइन को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, यार कुछ चलो गया, समझो हमने क्या बोला कि बेंजीन को ए मान लेंगे, टॉल्यूइन को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, तो जब ए और बी मान लिए तो अब ये बताओ ए किसको माना है हमने, बेंजीन। बेंजीन का प्रेशर कितना दिया हुआ 160,
तो 160 इंटू मोल फ्रैक्शन तो 1/2 ही है, प्लस टॉल्यूइन कितना है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन दोनों का तो वही है, तो ये कितने बार में चला गया 80 टाइम्स, और ये चला गया 30 टाइम्स में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए कितना, मतलब जो होगा सॉल्यूशन ए का प्रेशर होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। पीए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बात करते हैं। तो बी बात करते हैं, तो बी के लिए पहले हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो देखो, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन C6H6 इक्वल टू 1 अपॉन बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा 78, 1/78 हो जाएगा ये। और C6H5CH3 टॉल्यूइन के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 12 पंजे 92। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। तो ये दोनों का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जब दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया, अच्छा मोल मिल गया, तो मोल मिलने के बाद हमें क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो अब दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना हो जाएगा, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करके कर लेंगे हम लोग। तो 1/78 ये आ जाएगा तुम्हारा 0.01, और फिर है 1/92 ये भी आ जाएगा 0.01 लगभग। ठीक है, लगभग दोनों का मतलब नियर अबाउट उतना ही आ जाएगा। तो अब देखो, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल रहे हैं हम लोग, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर, तो बेंजीन का निकाल रहे हैं तो 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 0.02, मतलब मोल फ्रैक्शन C6H6 का भी कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक है, बेंजीन और टॉल्यूइन, ठीक है 1/2। अच्छा, जब इसका भी 1/2 आया तो उसका भी कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। अच्छा 1/2 मान लो कि 1/2 नहीं लेके चलते हैं, 0.78 से किए तो 0.012। ठीक है, चलो इसको 0.012 लेके चलते हैं। तो और इसको कितना आ जाएगा फिर 1/92 करेंगे तो 0.01, ये तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.012। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.012 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो C6H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.2 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा तुम्हारा इसका। तो इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5CH3 का कितना आ जाएगा 1 में से, अच्छा इसको भी सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग, तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.83 आएगा। कितना आएगा 0.83। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन अगर टॉल्यूइन का निकालेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.83 करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस 0.83। तो 1 में से जब माइनस करेंगे 0.83 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा C6H5CH3 इक्वल टू आ जाएगा 0.166। देखो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल गया तुम्हें। जब दोनों कंपोनेंट का, अच्छा दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे हम साफ साफ लिख दे रहा हूं, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन C6H6 का कितना आया है 0.83। ठीक है, और
मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन का कितना आया है 0.166। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें फिर जब टोटल प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन बी की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन बी में, तो पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट, सॉल्यूशन बी का है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होगा ना। और देखो मैंने बोला हुआ है साफ साफ, ए किसको माना है बेंजीन और बी किसको माना है टोल्यूइन को। तो बेंजीन का प्रेशर कितना है 160 इंटू, और प्रेशर कितना, मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन का 0.83 इंटू 0.83 प्लस टोल्यूइन का कितना है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है टोल्यूइन का 0.166। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 160 इंटू 0.83, ये आ जाएगा 132.8 प्लस 60 इंटू 0.166, ये आ जाएगा 9.96। ठीक है, अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आ जाएगा 132.8 142.76। ये देखो सॉल्यूशन बी का प्रेशर आ गया। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है, पी ए बाई पी बी का रेशियो पूछा हुआ है ना। देखो क्वेश्चन में ये पूछा है ना, पी ए बाई पी बी, पी ए कितना है 110, पी ए कितना है 110 और पीबी कितना है 142.76, ये रेशियो हो जाएगा। अच्छा इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पी ए बाई पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, तो 110 डिवाइडेड बाई 142.76, तो कितना आ जाएगा 0.77 आ जाएगा। ये नियर बाई देखो वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं बट इतना ही रेशियो लगभग आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हुआ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था कि बहुत सारी चीजें दिया हुआ था इसलिए हम लोग को इतना लेंदी लगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो देखो अपने आप खुद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस ये चैप्टर मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कि दो चीजें अलग अलग निकालना था इसलिए लेंदी हो गया है, लेकिन समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है। नहीं हुआ देखो एक बार रिवर्स करके देख लो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें देखो एक चीज है कि जो सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूट जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं कंपोनेंट बी, ये क्या होगा नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा नॉन वोलेटाइल। और जो सॉल्वेंट होगा मतलब कंपोनेंट ए, ये क्या होगा वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वो ऐसा कोई कंपोनेंट जो वेपराइज हो ही ना पाए, उसका कोई वेपर प्रेशर ना बने। तो जब वेपराइज होगा ही नहीं तो ये बताओ इसका जो प्योर प्रेशर होगा पी नॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या था पी ए प्लस पी बी, या फिर टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, यही है ना। अब हम ये बताओ पी नॉट बी की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए हो जाएगा। देखो हमें हर फॉर्मूला याद रखना है। अभी ये फॉर्मूला एक मिल गया हमारे पास, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, पीटी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया। ये बताओ अब मोल फ्रैक्शन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ सोचिए बताओ। मोल फ्रैक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, समझो। पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, या तो मैं इसको 1 माइनस एक्स बी लिख दूं, क्या लिख दूं 1 माइनस एक्स बी। ठीक है,
तो 1 माइनस एक्स भी नहीं, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ए को क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पी नॉट ए अपॉन पी टी इक्वल टू, ये भी चेंज हो जाएगा तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए अपॉन पी टी इक्वल टू 1 माइनस एन बी 1 प्लस एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ ना लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इस 1 को इधर करेंगे तो ये बताओ, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस होने की जगह से क्या मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन, या मैं तो लिख दे रहा हूं, लिखेंगे क्या, पी नॉट ए अपॉन पी टी, इधर 1 आएगा तो माइनस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, होगा ना, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। ये हमारा देखो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें सॉल्यूट का या मोलर मास निकालना होगा या वो सब चीजें निकालना होगा, तब ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास हो गया या कुछ भी, याद रखना इस फॉर्मूले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरएलबीपी भी बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको आरएलबीपी नहीं बोलेंगे हम लोग, बाद में बोला जाएगा, बोलना तो है ही, है कि नहीं। तो अब आगे बात करते हैं जरा सा हम लोग इसमें एक थोड़ा सा खास बात, और देखो तुम्हें मैंने बोला है कौन सा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला याद रखना है, एक तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कई सारे क्वेश्चन तो हम लोग इसी पे कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा सा, तो ये हो गया। अब पी नॉट माइनस पी टी, पी नॉट माइनस पी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पी हमारा क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी टी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। हम ये भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया फॉर सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को या सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तब की बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला ये हमारे पास याद रहना चाहिए, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, 3 फॉर्मूले, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या हो गया, हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए इज 0.8, जो दिया है वो लिखते हुए चलेंगे हम लोग का यही काम है, सिद्धांत है। प्योर लिक्विड बोला है ना, प्योर लिक्विड का मतलब क्या हो गया, पी नॉट हो गया, पी नॉट ए कितना है 0.8 एटीएम। फिर क्या बोला है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 0.6। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो जो वेपर प्रेशर है घट के कहां पे आ गया, 0.6। मतलब जब हम सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया ना, और सॉल्यूशन का प्रेशर जो है टोटल प्रेशर हुआ, तो टोटल प्रेशर कितना है 0.6। तो बोला व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन बी का कंपोनेंट पूछा हुआ है, तो ये बताओ, मतलब एक्स बी पूछा हुआ है, ठीक है। अभी देखो हमने बताया ना कि ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला या ये हम लोग ये अप्लाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, पीटी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए। तो पीटी कितना दिया हुआ है 0.6 अपॉन 0.8 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए, मतलब 6/8 हो जाएगा, तो कितना चला जाएगा 3/4, तो 3/4 मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू कितना आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ हमें सॉल्यूट का पूछा है ना, तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ए कितना है 3/4, तो मोल फ्रैक्शन बी कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 मतलब 4 1/4, तो मोल फ्रैक्शन बी कितना आएगा 0.25 आएगा ना। आसान था कि नहीं? देखो समझ के करोगे आसानी से हो जाएगा। अगर उसी में अब देखो तुम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते ये तो बहुत दिक्कत होता तुम्हें कि मोल फ्रैक्शन फिर कहां से निकालोगे, मतलब मोल कहां से निकालोगे, ये सब चीजें। तो इसीलिए तुम्हें देखो सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए देखो कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं, वो सबको पता है। आज जब आगे आते हैं उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.54 mmHg at 293 Kelvin, full stop. Calculate vapor pressure of 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट। बोला है कि वेपर प्रेशर जो है वाटर का 17.54 है, मतलब पी नॉट कितना है 17.54 है। तुमसे टोटल प्रेशर पूछा हुआ है किसका, किस सॉल्यूशन का 0.5 मोलर सॉल्यूशन का। अच्छा एक चीज समझो, देखो यहां से 0.5 मोलर का मतलब मोलैलिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी। मोलैलिटी कितना दिया है 0.5 मोलर। अब मोलैलिटी देखो इसके पहले भी शायद हम लोगों ने एक हेनरीज लॉ में क्वेश्चन सॉल्व किया था। मोलैलिटी को क्या बोलते हैं कि मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर केजी वाटर। तो क्या लिख सकते हैं कि 0.5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। ठीक है 1000 ग्राम, हम केजी नहीं, मतलब वहां पे शायद गलती हो गया होगा, केजी नहीं होगा वो ग्राम होगा। ठीक है 1000 ग्राम वाटर। तो इसका मतलब कि एन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.5 मोल हो गया, और वाटर एन ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1000 अपॉन मोलर मास कितना होगा 18, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.55 मोल। ठीक है दोनों का मोल आ गया ना। हमसे क्या पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। अब ये बताओ, हम लोग सीधे यही अप्लाई कर लेते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन अप्लाई निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 55.55, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन ऐड करेंगे तो 56.05, यही आएगा ना। तो ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब देखो अब हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हो जाएंगे, या तो हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता है कि सॉल्यूट के केस में तो हमारे पास था नहीं, वो हमने 1 माइनस एक्स बी के टर्म में है। तो फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला यही ना पीटी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए। और ए किसके लिए यूज होता था, सॉल्वेंट के लिए यूज होता था ना, है कि नहीं, और हमें सॉल्यूट के लिए यूज करना है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं पीटी अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, लिख सकते हैं कि नहीं। ए सॉल्वेंट के लिए तो बी सॉल्यूट के लिए हो गया ना, और हमें बी सॉल्यूट का ही तो पता है ना, है कि नहीं। या तो ये ऐसे, या तो यहां से हम लोग सॉल्वेंट का निकाल भी सकते हैं, कुछ भी कर लो। ठीक है या तो रुको निकाल देते हैं, कंफ्यूजन तुम लोग जुटते कहोगे, मैं निकाल देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट का आ जाएगा, मान लो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 56.5, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ जाएगा तुम्हारा 0.0089। ठीक है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.0089। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आ जाएगा तुम्हारा 0.991। ठीक है
सॉल्वेंट आ गया ना, सॉल्वेंट का मतलब ए। अब फॉर्मूला हमारे पास है ही पीटी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए। तो टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है, नहीं पी नॉट दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए। तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 17.54 इंटू सॉल्वेंट का कितना है 0.991। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चा, सॉल्व कर लेते हैं। तो 17.54 मल्टीप्लाइड बाई 0.0991, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 1.73 mm Hg। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट 0.99 है ना, तो हो जाएगा हमारे पास, ये नहीं होगा जरा सा, ये हो जाएगा 17.382 mmHg होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले जो गिवन था लिख लिया, फिर मोलैरिटी का स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने मोल पता कर लिया, फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर यहाँ पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चाहे तो ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी टी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए वाला, वहां से भी हो जाता। बस ये क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, और क्या, यही ना होता। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये भी हमारा क्या हुआ, ये लेक्चर हमारा यहाँ पे हो गया समाप्त। अब ये बताओ कोई दिक्कत, देखो इसमें क्या है कि राउल्ट्स लॉ में तुम्हारा कैलकुलेशन जरा सा लेंदी है। जब हम राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे, देखो सॉलिड इन लिक्विड वाले में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लिक्विड इन लिक्विड में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी है, क्योंकि उसमें देखो सब कुछ निकालना है, फिर पुट करना, फिर ये तो इसीलिए कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखो कैलकुलेशन लेंदी है, उसका कैलकुलेशन में मतलब हार्डनेस नहीं है, लगभग क्या इजिली वो कट जाता है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू तुम्हें पेपर में दिया जाता है, जिससे कि आसानी से कट भी जाता है। ठीक है, और बहुत रेयर मतलब पूछता, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा राउल्ट्स लॉ पूछता भी है। राउल्ट्स लॉ में कौन पूछेगा, जो आरएलबीपी का टर्म आता है, जो हमने सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा है। लिक्विड इन लिक्विड वाला केस हम लोग को बहुत कम पूछता है, मतलब समझ लो ना के बराबर है कि नहीं। जब बहुत अच्छा किस्मत होगा तब तुमसे पूछ देगा, और इतना अच्छा किस्मत तो तुम लोग का है नहीं, है कि नहीं। ऐसा कोई काम किए हो कि तुम लोग का अच्छा किस्मत हो, बिल्कुल नहीं किए हो। तो इसीलिए तो लिक्विड इन लिक्विड वाला केस बहुत कम पूछेगा, जब भी पूछेगा सॉलिड इन लिक्विड वाला ही केस पूछेगा। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल में आज मैंने जितना पढ़ा है वो सारी चीजें समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया है तो। और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, वो पिछला लेक्चर देख ले। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तब फिर आज का सेवा हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। अब नेक्स्ट मिला जाएगा लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 हमारा क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।